हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सी एस लो ट्रैकर, जहां हम लोगों बनाते हैं सिंपल क्रेस पर समझने लायक। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले कंपटीशन एक्ट 2002 एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को। ये वो सेक्शन है जो एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन समझने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डायरेक्टर जनरल का रोल क्या होता है, सीसीआई का स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पावर्स, इंक्वायरी, पेनल्टी, अपील और मिसलेनियस प्रोविजंस। और लास्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन भी मिलेगा ताकि पूरा एक्ट क्लियर हो जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर स्लाइड में हिडन एग्जाम पॉइंट्स है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर जनरल के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है कंपटीशन कमीशन के अंडर। डायरेक्टर जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक ऑफिशियल नोटिस के जरिए। इसका काम होता है कमीशन की हेल्प करना जब भी किसी वोलेशन का इन्वेस्टिगेशन होता है कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस के अंडर। सिर्फ डीजी ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट और भी ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, जैसे एडिशनल, जॉइंट, डिप्टी और असिस्टेंट डीजीज, प्लस एडवाइजर्स या कंसल्टेंट जो कमीशन के इंक्वायरीज में हेल्प कर सके। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डीजी और उसकी टीम के मेंबर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए, जिनको इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो। उनका बैकग्राउंड हो सकता है इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और सैलरी अलाउंस और टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल के कुछ फंक्शंस और पावर्स के बारे में। सभी एडिशनल, जॉइंट, डिप्टी और असिस्टेंट डीजीज जिन्हें जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब का काम होता है डीजी के डायरेक्शन और सुपरविजन के अंडर काम करना। डीजी के पास वो सब पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, जैसे किसी पर्सन को बुलाना और ऑथ पे एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या डिस्कवरी करना, एफिडेविट पे एविडेंस लेना, विटनेस या डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज से पब्लिक रिकॉर्ड मंगवाना। साथ ही डीजी के पास सर्च और सीजर का भी पावर होता है जब कमीशन ऑर्डर देता है कि किसी पर्सन का रिकॉर्ड का इन्वेस्टिगेशन हो। और हाँ, डीजी को कमीशन के ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ते हैं। उसका मेन काम होता है कंपटीशन एक्ट के प्रोविज़न की रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन असिस्ट करना। अब बात करते हैं सीसीआई यानी सीसीआई की, जिसका फॉर्मेशन होता है सेक्शन 7 और 8 के अंडर। सीसीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं एक नोटिफिकेशन के थ्रू। ये एक बॉडी कॉरपोरेट होती है, यानी इसका अपना लीगल एंटिटी होता है परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील के साथ। हेड ऑफिस का लोकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई करती है। साथ ही सीसीआई अपने ऑफिस और भी जगह खोल सकती है एज नीडेड। सीसीआई में होते हैं एक चेयरपर्सन और मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 मेंबर्स। और याद रखना ये सब होल टाइम मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। चेयरपर्सन या मेंबर बनने के लिए 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, पब्लिक अफेयर्स, कंपटीशन पॉलिसी एक्सेट्रा। इनका सिलेक्शन करता है सिलेक्शन कमेटी, जिसमें होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी एज चेयरपर्सन, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एंड लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, और 2 रिनोड एक्सपर्ट फ्रॉम रेलेवेंट फील्ड्स जो ऊपर बताए गए हैं। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होती हैं, लेकिन 65 ईयर्स की एज के बाद ये पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। अगर चेयरपर्सन रिज़ाइन कर दे या रिमूव हो जाए या डेथ हो जाए, तब तक सीनियर मोस्ट मेंबर उनका काम संभालता है। अब चलिए बात करते हैं वैकेंसी प्रोविजंस की, यानी अगर चेयरपर्सन या किसी मेंबर की सीट खाली हो जाए तो सीसीआई का काम रुकता है या? लेकिन बिल्कुल नहीं। जब कोई रिज़ाइन करता है, रिमूव होता है या डेथ हो जाती है या किसी वजह से सीट खाली हो जाती है, तब उस जगह पे फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन तब तक कौन काम संभालता है? जब तक नई चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं होता, सीनियर मोस्ट मेंबर सीसीआई का काम एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में करता है। और अगर चेयरपर्सन इलनेस, एब्सेंस या एनी अदर रीज़न की वजह से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तब भी सीनियर मोस्ट मेंबर उनका रोल टेम्परेली हैंडल करता है। ये सब प्रोविज़न इसलिए है ताकि कमीशन का काम स्मूथली कंटिन्यू रहे बिना किसी रुकावट के। रेजिग्नेशन देना हो तो चेयरपर्सन या मेंबर को अपना रेजिग्नेशन लिखित रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन वो अपना काम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक सीजी परमिशन ना दे, 3 मंथ्स ना हो जाए, कोई और उनकी जगह अपॉइंट ना हो जाए या उनका टर्म खत्म ना हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो। अब रिमूवल की बात करते हैं, तो सीजी उन्हें हटा सकता है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाए, मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्ट हो, उन्होंने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया हो या इम्पार्शलिटी पे इम्पैक्ट करे, उन्होंने अपना पोजीशन अब्यूज़ किया हो या वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गए हों। अगर सीजी को लगता है कि कोई मेंबर ने पोजीशन का मिसयूज़ किया है तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करता है और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद बताता है कि मेंबर रिमूव होना चाहिए या नहीं।
अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन की, जो होती है चेयरपर्सन और मेंबर के ऊपर जब वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं। वो लोग 2 साल तक किसी ऐसे एंटरप्राइज के मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं बन सकते जो सीसीआई के सामने किसी प्रोसीडिंग का पार्टी रहा हो। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन कुछ प्लेसेस पे अप्लाई नहीं होती, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। इनमें जॉब लेना अलाउड है क्योंकि ये सॉवरेन या पब्लिक एंटिटीज़ हैं। पावर ऑफ चेयरपर्सन, सेक्शन 13। चेयरपर्सन के पास सीसीआई के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर जनरल सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल होता है। और अगर ज़रूरत हो तो चेयरपर्सन अपने कुछ पावर्स किसी और मेंबर या ऑफिसर को भी डेलीगेट कर सकता है। यानी एक तरह से चेयरपर्सन की रोल होती है कमीशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लीड करने की। नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस, सेक्शन 14। चेयरपर्सन और मेंबर्स की सैलरी, एचआरए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अलाउंस का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपॉइंटमेंट के बाद उनके सैलरी या सर्विस कंडीशन में कोई भी चेंज उनके डिसएडवांटेजेस में नहीं किया जा सकता। ये क्लोज उनकी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करता है। वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग, सेक्शन 15। अब ये एक प्रैक्टिकल सेफगार्ड, अगर कमीशन में कोई वैकेंसी हो जाए या अपॉइंटमेंट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो या प्रोसीजर में कोई छोटी मोटी इरेगुलरिटी हो तो भी सीसीआई के एक्शन या ऑर्डर्स इनवैलिडेट नहीं होंगे। सिंपल शब्दों में सीसीआई का काम चलना चाहिए, चाहे थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए टेम्परली, और वो उसने जो भी ऑर्डर दिए हैं उनको इनवैलिडेट नहीं करेगा। नाउ फंक्शंस ऑफ सीसीआई। सीसीआई का काम सिर्फ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, उसका ओवरऑल रोल पूरे मार्केट को हेल्दी कम्पिटिटिव बनाए रखना है। तो सीसीआई की मेन ड्यूटीज़ हैं एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना, कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन करना, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट में ट्रेड फ्रीडम इंश्योर करना। अगर सीसीआई को लगता है कि किसी फॉरेन एजेंसी के साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से सीसीआई उस एजेंसी के साथ एमओयू या एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है। इससे उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर भी आ जाती है, यानी फॉरेन मार्केट में भी अगर कंपटीशन का इम्पैक्ट इंडिया में आ रहा है तो वो हैंडल कर सकते हैं। अकाउंट ऑफ द कमीशन, सेक्शन 52। अब बात करते हैं सीसीआई के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, जो कवर्ड है सेक्शन 52 में। तो सीसीआई को अपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे किसी प्रोफेशनल बॉडी को करने चाहिए। हर साल एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकाउंट अकॉर्डिंग और कैग के कंसल्टेशन से। इसके बाद सीसीआई के अकाउंट्स को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया ऑडिट करता है, और कैग जब चाहे अपनी मर्जी से इंटरवल्स फिक्स कर सकता है फॉर ऑडिट। जो भी एक्सपेंसेस ऑडिट के प्रोसेस में आते हैं वो सीसीआई को ही बियर करने होते हैं। और फाइनल में जब कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करती है। ये पूरा प्रोसेस इसलिए है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सीसीआई का काम प्रॉपरली मॉनिटर हो सके। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी बाय सीसीआई, सेक्शन 26। जब कोई कंप्लेन या रेफरेंस सीसीआई के पास आता है तो सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि इसमें प्राइमा फेसिया केस है या नहीं है। अगर प्राइमा फेसी केस नहीं लगता तो वो मैटर क्लोज कर देता है और अपना ऑर्डर कंसर्न पार्टीज को भेज देता है। लेकिन अगर प्राइमा फेस केस लगता है तो कमीशन को डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर जनरल को, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। डीजी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक फिक्स्ड टाइम के अंदर सबमिट करता है, फिर सीसीआई उस रिपोर्ट को शेयर करता है पार्टीज कंसर्न से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से। अगर डीजी की रिपोर्ट कहती है कि कोई कंट्रवेंशन नहीं है तो सीसीआई इन सब पार्टीज से ऑब्जेक्शन सजेशन मांगता है, और अगर उन्हें लगता है कि रिपोर्ट सही है तो वो मैटर क्लोज कर देता है। लेकिन अगर कमीशन को लगता है कि कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकता है। और डीजी रिपोर्ट में कंट्रवेंशन पाया गया हो और कमीशन अग्री करता है तो वो फॉर्मल इंक्वायरी स्टार्ट करता है, जैसे कि एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होता है। ऑर्डर ऑफ कमीशन आफ्टर इंक्वायरी, सेक्शन 27। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है और कमीशन को लगता है कि किसी ने सेक्शन 3 या 4 का वायोलेशन किया है, यानी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनाया है, डोमिनेंस का भी यूज़ किया, तो वो कई तरह से ऑर्डर पास कर सकता है। कुछ मेजर ऑर्डर्स हैं, पार्टी को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू करे या अब्यूज़ बंद करे। पेनल्टी लगाई जा सकती है, मैक्सिमम 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स। और अगर कार्टेल का यूज़ है, कार्टेल का केस है, तो पेनल्टी और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है। ये तो 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच ईयर या 10% ऑफ टर्नओवर पर ईयर विच एवर इज़ हाइयर। सीसीआई एग्रीमेंट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दे सकता है। सीसीआई पार्टीज़ को कह सकता है कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, इंक्लूडिंग कॉस्ट पेमेंट। और फाइनली सीसीआई कोई भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू कर सकता है एज अ डीम्स फिट। ये पावर सीसीआई को डेटरेंस क्रिएट करने के लिए दिया गया है ताकि कंपनीज फ्यूचर में कंपटीशन को हार्म ना करें।
सेक्शन 28 सीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग पावर देता है। अगर कोई एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करता है तो सीसीआई उस एंटरप्राइज को डिवाइड करने का ऑर्डर भी दे सकता है। ये डिवीजन काफ़ी ब्रॉड हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स: कंपनीज के एसेट्स, राइट या ऑब्लिगेशन को ट्रांसफ़र या रीस्ट्रक्चर करना, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना, किसी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस या डिस्चार्ज कर देना, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ का कैंसलेशन या अलॉटमेंट, नई एंटरप्राइज क्रिएट करना, पुरानी कंपनीज का वाइंड अप कर देना, कंपनी के एमओयू, एओए, एमओए, एमएओए या बिजनेस रूल्स में चेंज करवाना, और कोई भी एडिशनल मेजर्स जो डिवीज़न को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हों। ये स्टेप तब उठाए जाते हैं जब एक कंपनी इतनी डोमिनेंट हो जाए कि मार्केट में फेयर कंपटीशन ही खत्म हो रहा हो। रेगुलेशन ऑफ सीसीआई प्रोसीडिंग: सीसीआई अपने प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने का पावर रखता है, मतलब वो डिसाइड करता है कि कैसे हियरिंग होगी, इंक्वायरी का प्रोसेस क्या होगा, एक्सेट्रा। लेकिन सीसीआई का प्रोसेस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जैसे फेयर हियरिंग, अनबायस्ड डिसीजन, एक्सेट्रा। उनके पास सिविल कोड जैसे कुछ पावर्स हैं, जैसे किसी पर्सन को समन करके ओथ पे एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या एविडेंस लेना, एफिडेविट एक्सेप्ट करना, विटनेस या डॉक्यूमेंट्स के लिए कमीशन इशू करना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड मंगवाना। साथ ही सीसीआई के पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल पावर्स भी होते हैं: एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस और डोमिनेंस अब्यूज़ की इंक्वायरी करना, ये डिसाइड करना कि किसी एग्रीमेंट का एडवर्स एप्रिसिएबल इफेक्ट है, हो रहा है या नहीं है, कम्बिनेशन का इफेक्ट असेस करना, सीज एंड डिसीज ऑर्डर देना, इंटरिम रिलीफ, कंपनसेशन, पेनल्टीज, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज और इवन कॉस्ट लगाना फ्रिवलेस कंप्लेंट्स पे। सीसीआई अपनी इंक्वायरी में एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे इकोनॉमिस्ट, लॉयर्स, ट्रेड एक्सपर्ट्स, एक्सेट्रा। ये एक्सपर्ट कमीशन को एनालिसिस और फेयर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स आउटसाइड इंडिया: कंपटीशन एक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई एक्ट इंडिया के बाहर हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया मार्केट पे पड़ता है तो भी सीसीआई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करते हैं, तो सीसीआई चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है इवन इन दीज केसेस। या तो एग्रीमेंट इंडिया के बाहर हुआ हो, या पार्टीज इंडिया के बाहर हो, या एंटरप्राइज डोमिनेटिंग या अब्यूजिंग हो इंडिया के बाहर, कॉम्बिनेशन इंडिया के बाहर हुआ हो, या कोई प्रैक्टिस या एक्टिविटी को फॉरेन लैंड में हो रही हो लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट इंडिया की कंपटीशन पे हो रहा हो। अगर इंडिया के मार्केट में अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, तो लोकेशन चाहे फॉरेन हो, सीसीआई के पास पूरी पावर है इंटरवीन करने की। पावर टू रेक्टिफाई इट्स ओन ऑर्डर: अब सीसीआई को मशीन तो है नहीं, तो हो सकता है कोई ऑर्डर में मिस्टेक हो जाए, छोटी सी गलती रह जाए या कुछ कोई भी मिस्टेक हो। इसलिए लॉ ने सीसीआई को दिया है सेल्फ करेक्शन का पावर, यानी अगर कोई टाइपोग्राफिकल या माइनर लीगल एरर होती है तो सीसीआई अपना ऑर्डर खुद रेक्टिफाई कर सकता है। ये दो तरह से हो सकता है: सुमोटो यानी सीसीआई खुद नोटिस लेके करेक्शन करे, या फिर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर। यह प्रोविज़न इंश्योर करता है कि कोई टेक्निकल या क्रेडिकल मिस्टेक किसी पार्टी को नुकसान न पहुंचाए। एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी: अगर किसी पार्टी को सीसीआई का ऑर्डर पसंद नहीं आता या उसे लगता है कि गलत हुआ है तो एपेलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर सकता है, जो कि एनक्लेट में होती है, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अपील फाइल करने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज, लेकिन अगर वैलिड रीज़न हो, डिले हो, तो ट्रिब्यूनल उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। एनसीएलटी के पास पावर है कि वो सीसीआई के डिसीजन को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, पूरा सेट असाइड भी कर सकता है। ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी होती है कि 6 मंथ के अंदर अपील डिस्पोज कर दे। एनसीएलएटी के प्रोसीडिंग्स भी नेचुरल जस्टिस के वे पर होती हैं, और उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स भी होते हैं, जस्ट लाइक अ हाई कोर्ट हु कैन रिप्रेजेंट बिफोर एनक्लैट। आप खुद पर्सनली अपीयर हो सकते हैं एनक्लैट में, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हो। प्रोफेशनल हो सकते हैं सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, या खुद आपका कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और सीएम में कॉस्ट अकाउंटेंट। और अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या अथॉरिटी अपील फाइल कर रही हो, वो भी अपने बिहाफ पे अपने इन्हीं प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकती है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। सेम रूल अप्लाई होता है सीसीआई पर भी। अगर सीसीआई किसी केस में पार्टी हो तो वो भी अपना लॉयर या एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं एनक्लेट में रिप्रेजेंट करने के लिए। अपील टू सुप्रीम कोर्ट: अगर एनसीएलटी का ऑर्डर भी किसी पार्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके पास होता है एक फाइनल ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनक्लेट ऑर्डर। लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न हो डिले का, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, डॉक्यूमेंटेशन इश्यू एक्सेट्रा, तो सुप्रीम कोर्ट डिले कंडोन भी कर सकता है। ये स्टेप फाइनल होता है और ऐसे का डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑन ऑल द पार्टीज।
अब तक हमने कंपटीशन एक्ट के कोर कंसेप्ट, फंक्शंस और पावर्स को डिटेल में समझा, लेकिन कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। ये छोटे हो सकते हैं लेकिन एक्ट के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन लास्ट मिसलेनियस प्रोविजंस को भी कवर कर लेते हैं ताकि ये वीडियो ट्रूली कंप्लीट और कंपटीशन एक्ट का एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटने ना पाए। कंपटीशन एडवोकेसी सेक्शन 49। कंपटीशन कमीशन का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वो एक एजुकेशनल एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन एडवोकेसी। सेक्शन 49 कहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी या स्कीम बना रहे हों जिसका मार्केट कंपटीशन पे इफेक्ट हो सकता है, तो वो सीसीआई से ओपिनियन ले सकती है। सीसीआई को फिर अपना ओपिनियन 60 डेज़ के अंडर देना होता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीसीआई का ओपिनियन सिर्फ एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं। यानी गवर्नमेंट चाहे तो उसे कंसीडर करे, चाहे तो इग्नोर भी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसीआई के ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। कंपटीशन एडवोकेसी को प्रमोट करना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे सेमिनार्स, ट्रेनिंग, वेबिनार्स, कंपटीशन से रिलेटेड ट्रेनिंग और एजुकेशन देना, स्पेशली स्टूडेंट, बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ये सब काफ़ी ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में इंडिया में कंपटीशन कल्चर स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट इज कंपटीशन फंड सेक्शन 51। अब बात करते हैं कंपटीशन फंड की, जो बेसिकली सीसीआई के ऑपरेशंस के लिए फाइनेंशियली बैकअप होता है। सेक्शन 51 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड एस्टेब्लिश करती है जिसका नाम होता है कंपटीशन फंड। ये फंड पार्लियामेंट की अप्रूवल से बनाया जाता है। इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट से आने वाले ग्रांट्स, एक्ट के अंडर कलेक्ट होने वाले फाइन्स और इन सब पे मिलने वाला इंटरेस्ट। और ये फंड का यूज़ क्या होता है? सीसीआई के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, चेयरपर्सन और मेंबर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस, डीजी और उसकी टीम के एक्सपेंसेस, कमीशन पे ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और इस फंड का यूज़ डिसाइड करता है एक कमेटी जिसके मेंबर्स चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि पैसे सिर्फ एक्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हो, जैसे फेयर इंक्वायरी, अवेयरनेस प्रोग्राम एक्सेट्रा। And last topic is power of central government to grant exemption, section 54। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जम्पशन देने का पावर। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ किसी प्रैक्टिस या एंटरप्राइज को कंपटीशन एक्ट के प्रोविजन से टेम्परेरी या परमानेंट छूट दी जाती है, और ये पावर दिया गया है सेक्शन 54 में। गवर्नमेंट फॉलोइंग केसेस में एग्जम्पशन दे सकते हैं: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे डिफेंस रिलेटेड एंटरप्राइज, या कुछ इमरजेंसी बेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ के रिस्पेक्ट में, जैसे किसी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लोज हो जो अदरवाइज एंटी कम्पिटिटिव हो। थर्ड, सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म करने वाले एंटरप्राइज जैसे पीएसयू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जाता है और इसमें क्लियरली लिखना होता है कौन एग्जाम्प्ट हो रहा है, कौन से प्रोविजन से एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्पशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलो करती है कि लॉ रिजिड ना हो और रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ कंपटीशन एक्ट 2002 का डिटेल्स कवरेज यहीं कंप्लीट होता है। एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोर कंसेप्ट से लेकर मिसलेनियस प्रोविजंस तक हमने कवर कर लिए हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही सिंप्लीफाइड लीगल कंटेंट के साथ हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए CS लॉ ट्रैकर के साथ लॉ को सिंपल